मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपके लिए लेकर आया हूं मेजर टेस्ट 7 जो कि फुल सिलेबस टेस्ट है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। मुझे पूरा विश्वास है पेपर आपने दिया होगा और पेपर दे के आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हुआ होगा। एग्जाम के हम बहुत करीब आ चुके हैं और कॉन्फिडेंस आपका पीक पर होना चाहिए। रिवीजन अभी भी करते रहना है डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन, रिवीजन एंड रेगुलरिटी जो कि आपके लिए पथ प्रशस्त करेगा एक डॉक्टर बनने का। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन वाला पार्ट। क्वेश्चन है दैट इज व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। एग्जाम पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, जेईई मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। हमें पता है HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 हमने ले लिया है और ये क्या होते हैं, दीज आर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज NO2+, या इसको लिख सकते हैं हम लोग दैट इज O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द प्लस। नाइट्रेटिक मिक्सचर में एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये HNO3 और H2SO4 है, तो प्यारे बच्चों मैं यहीं पे बता देना चाह रहा हूं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 में HNO3 जो है वो इसमें बेस की तरह बिहेव करता है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके सामने एसिड की तरह बिहेव करता है। हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है दैट इज नाइट्रोनियम आयन। प्यारे बच्चों अब यहाँ देखो दो रिंग हमारे सामने हैं। अगर दो रिंग है हम इसको आपके सामने बनाते हैं, आप देख सकते हो एक बेंजीन रिंग आपके सामने यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिस इज द NH, यहाँ पे आपके सामने है CO और यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि इधर देखो ये जो बेंजीन रिंग है इस पे NH का क्या लग रहा है, +M इफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस रिंग पर जो है वो पोलर पाई बॉन्ड CO का -M इफेक्ट लग रहा है। -M इफेक्ट लगने के कारण इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस रिंग के कारण बनेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वह रिंग ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। और यह जो आपके सामने मैकेनिज्म चलने जा रही है SEAR, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इन एरोमेटिक कंपाउंड, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमारा फोकस इस रिंग पर रखना है, हमारा फोकस इस रिंग पर नहीं रखना है। तो NO2 को इस रिंग पर जुड़ना है। NH+M है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके आर्थो पर भी जुड़ सकता है, पैरा पर भी जुड़ सकता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा के कारण बनेगा ड्यू टू स्टीयरिक रीजन। तो आप देख सकते हैं हमें NH से जुड़े हुए रिंग की बात करना है, ये वाला इसके कारण NO2 इधर जुड़ गया, हमें इसकी बात नहीं करनी है, ध्यान समझना बेटा। दूसरी बात NO2 CO की तरफ जुड़ा है, इसकी बात नहीं करनी है। NH वाले रिंग की तरफ NO2 जुड़ा है लेकिन आर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए, ये कहां पे जुड़ गया है, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये आर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पर जुड़ा है, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड हो गया अपना आंसर, बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए साहब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एमाइंस। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेजर में, लेकिन तब ऑप्शन का कॉम्बिनेशन अलग था। आज ऑप्शन का कॉम्बिनेशन अलग है लेकिन सोच वही है बेटा। मैं बार बार एग्जाम के करीब आ रहा है फिर भी इस क्वेश्चन को इसलिए दिया गया ताकि आप गलती कतई ही ना करें, क्योंकि जब भी एमाइन की बात आती है तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा रुको, सोचो, देखो क्या कह रहा है। उसने एक्वस फेज और गैसियस फेज की बात करी है, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं कि अगर आपके सामने गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात होती है प्यारे बच्चों, तो आपके सामने जो आंसर आता है वो किसके थ्रू आता है, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आता है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू +I, और उससे जो आपका आंसर निकलेगा
3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री जो है ये 3 डिग्री अमाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 डिग्री अमाइन ये 1 डिग्री अमाइन, और अमोनिया को हम डिनोट कर दे रहे हैं 0 नंबर। तो जो हमारा ऑर्डर आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1 0 कब आया प्यारे बच्चों? जब गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर एक्वस फेज है, इफ नथिंग इज मेंशन ऑल्सो, इफ नथिंग मेंशन देन कंसीडर एक्वस फेज। अगर एक्वस फेज वो कह देता है या अगर वह फेज के बारे में बात नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट हमें एक्वस मानना है। वहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बेटा, इवन देन मोर देन वन फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट भी, सॉल्वेशन फैक्टर जो कि एच बॉन्डिंग के कारण हो रहा है वो भी, और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर वो भी, तीनों मिलकर रिजल्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। क्लास में इंडिविजुअली आपने डिस्कस किया होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट को हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो अगर R इज इक्वल टू मिथाइल है और R इज इक्वल टू इथाइल है, तो जो हमारा आंसर आता है दोनों में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक और दोनों में अमोनिया सबसे कम बेसिक होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद की अगर हम आपसे बात करते हैं तो अब हमारे सामने 1 and 3 और 3 और n बचा है, 3 1 बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम याद करने का तरीका है, मिथाइल और इथाइल में मिथाइल छोटा एल्काइल ग्रुप है, तो छोटे के साथ छोटा नंबर 1 3 आएगा, बड़े के साथ बड़ा नंबर 3 1 आएगा। तो 2 1 3 0 इसका आंसर है, 2 3 1 0 इसका आंसर है। तो 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन, देन अमोनिया। जब R इज इक्वल टू मिथाइल है, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन एंड अमोनिया। जब R इज इक्वल टू इथाइल है। या फिर हमने मिथाइल से कहा कि हे मिथाइल, क्या आप मुझे अपनी डिग्री बता सकते हो? मिथाइल कहता है सर अपनी आंखें बंद करिए और मेरे बारे में सोचिए, मेरे नाम में ही मेरी डिग्री का आंसर है। मैंने कहा कैसे कह सकते हो? कह रहा है देखो ये मेरे पास 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री और 3 डिग्री, पहले 1 डिग्री उसके बाद 3 डिग्री। याद करने का तरीका है केवल जैसे भी आपके दिमाग में जाए, लेकिन स्टेटमेंट एक लाइन और पढ़ लेना। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन फैक्टर एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 फैक्टर आते हैं। तो जब R इज इक्वल टू मिथाइल, R इज इक्वल टू मिथाइल, देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये आप चीज समझ लेना, ये चीजें NCERT में लिखी हुई हैं, पढ़ना ध्यान से। तो आपके सामने जो आंसर बनता है 2130 मिथाइल के लिए एंड 2310 इथाइल के लिए, आंसर हम लोग टिक करने की राह पर आ चुके हैं। ये एक्वस फेज क्या है? ये है आपके सामने 2, ये आपके सामने है 1 डिग्री अमाइन, ये है 3 डिग्री अमाइन, ये है 0, एकदम सही है। इथाइल में ये 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। तो यहां हो गया 2130, यहां हो गया 2310, एकदम सही। गैसियस फेज में आंसर होता है चाहे इथाइल हो चाहे मिथाइल हो, 3210, एकदम सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑर्डर आर करेक्ट। समझ में आया बेटा? तो चीजें हैं, आपको पता है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अब आपसे गलती होने की संभावना भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपसे पढ़ते हैं, इसको रिवीजन कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है जो कि मैंने आपके सामने लाकर रख दी। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? भाई डायरेक्ट आईयूपैक नेम नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आईयूपैक नेम या कॉमन नेम आपसे पहले वो रिएक्शन करवा ले और बनने वाले प्रोडक्ट से फिर आपका जवाब पूछे कि बताओ उसका आईयूपैक नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है। तो व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन? हमारे सामने एसीटोन है, प्यारे बच्चों ध्यान समझना, हमने लिख दिया आपके सामने दिस इज द एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन उन्होंने सबसे पहले कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया, दैट इज C2H5MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर। चलो साहब क्या होगा, इस पर चार्ज कौन सा होता है? माइनस। और ये अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस पर करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूट जाएगा खटैक, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3C, यहां पे हो जाएगा O-, यहां पर बेटा दिस इज द CH3। और अब हम C2H5 को ओपन कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे आईयूपैक नेम लिखना है, इसलिए अभी से हम ओपन करके लिख रहे हैं। हमने इसको लिख दिया CH2CH3 और यहां पे लगा दिया MgBr, Mg+Br। उसके बाद हमारे सामने लिया H3O+, हमने यहां लिख दिया दिस इज द H3O+, या फिर लिख सकता है वो आपके सामने H2O। तो करना क्या है, बहुत आसान है तरीका, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पर OH लगाओ और आंसर जो है उसको बनाओ। तो जो आपके सामने फाइनल आंसर बन के आ रहा है दैट इज CH3। यहाँ बेटा ध्यान सुना, ये C, यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने OH,
यहाँ पर आपके सामने है CH3, यहाँ पर CH2 एंड CH3, लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट का आईपैक नेम पूछ रहा है। तो क्या आप इसका आईपैक नेम बता सकते हो? नंबरिंग करो बेटा। ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को जो है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। हमने इधर दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 पर मिथाइल और 2 पर ऑल आना चाहिए। 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 4, नहीं साहब ये तो ब्यूटेन है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो आंसर आप टिक कर सकते हो, आंसर आपका बन चुका है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आंसर इज द 4, आंसर इज द 4। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन, वाह क्या प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन जब हम कराते हैं जिंक और हीट ले लेते हैं तो बेटा फिनोलिक OH उड़ जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे सामने बेंजीन है। फिनोलिक OH को उड़ाना है तो जिंक को बुलाना है। देख लो बच्चा, मैंने पूरी कोशिश करी है, डायरेक्ट मैं आपके सामने डिस्कशन के लिए नहीं आता हूं, इससे पहले मैं होमवर्क करके आता हूं। किस टाइप का होमवर्क? आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 12 के कहां से क्वेश्चन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी, न्यू पी का मतलब है नई वाली जो एनसीईआरटी है क्लास 12 की, क्लास 11 की पुरानी एनसीईआरटी, क्लास 11 की न्यू एनसीईआरटी, जहां जहां से कंसेप्ट है हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है। जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बाउंड्री में रह के सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हर क्वेश्चन की महत्ता बढ़ जाती है। बड़े ध्यान से इसको आपको पढ़ना होगा एंड रिवीजन करना होगा। उसके बाद लिया कंसंट्रेटेड HNO3, वेरी गुड। चलिए साहब, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, थोड़ी देर पहले ही इसकी चर्चा हुई है। ये क्या है? दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यहां से क्या मिलता है? इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, NO2 प्लस, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये आपके सामने बन गया, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 प्लस। अब उसके बाद क्या कह रहा है? फिर रिएक्शन करा रहा है कि नहीं साहब हम यहां नहीं रुकने वाले हैं, ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है इस पे जिंक प्लस HCl डालिए, जिंक प्लस HCl डालिए। अरे भाई चाहे जिंक प्लस HCl डालो, चाहे Fe प्लस HCl डालो, चाहे Sn प्लस HCl डालो, चाहे मेटल प्लस एसिड डालो, इसका हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन होकर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NO2, किसमें चेंज हो जाएगा? NH2, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, एंड आंसर आपके सामने होता है थर्ड। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द एनिलीन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, देखते ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कंसेप्ट हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से किया होगा, एंड ये जहां से लिया गया उसके बारे में चीजों को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास अब रिवीजन के लिए बस यही टाइम है, जो हमने बोल दिया वही रिवीजन है इस समय, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू एमाइन, reduced to amine by passing hydrogen gas in the presence of finally divided nickel, palladium और प्लेटिनम। बेटा ध्यान सुनना, हम यहाँ ले सकते हैं निकल, ले सकते हैं यहाँ पैलेडियम, ले सकते हैं यहाँ प्लेटिनम, ले सकते हैं H2 के साथ, एंड आल्सो बाय रिडक्शन विथ मेटल इन एसिडिक मीडियम, Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, समझ में आया? इससे भी बना सकते हैं। नाइट्रो एल्केन कैन आल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस टू द करेस्पॉन्डिंग एल्केनामाइंस, नाइट्रो एल्केन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहां से बन सकता है। कहेगा कि Fe प्लस HCl जो है ये हमारा कैसा मेथड है? दिस इज द बेस्ट मेथड, ये हमारे सामने बेस्ट मेथड है। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड बिकॉज Fe और HCl की रिएक्शन यहां से बनेगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ FeCl2। ध्यान सुनना, FeCl2 फॉर्म्स, और ये FeCl2 होता है वापस से क्या हो जाता है जब इसकी होती है हाइड्रोलाइसिस, इसी करा दिया हाइड्रोलाइसिस, तो वापस से HCl देता है, और ये HCl जो है वापस से रीयूज्ड हो जाता है। बहुत ध्यान समझना, यानी preferred because FeCl2 forms get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction, thus only a
स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे, उसके बाद वो FeCl2 बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होकर फिर HCl बनेगा और रिएक्शन में यूज होगा। तो ये बेस्ट मेथड है, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, NCERT ने लिख दी हैं, वो अपने आप क्वेश्चन का रूप ले सकती हैं। आइए साहब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 53 का आंसर हो गया थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने जरूर रखा है कि जब हमारे सामने एरोमेटिक रिंग दैट इज बेंजीन रिंग या फिर साइक्लिक रिंग के ऊपर बेटा ध्यान दो मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो वो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर देखो ये CH3NO2Cl ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होंगे एंड हम फॉलो करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल और हम नंबरिंग बेस्ट पॉसिबल नंबर, आप 1 2 3 4, आप 1 2 3 4 5, आप 1 2 3 4 5 6, आप जैसे भी हो 1 2 3 4 5 6 जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो अपना सकते हो, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल लोएस्ट लोकेंट रूल का नंबर मिलेगा बेटा क्लास में पूरा डिस्कस किया जाता है नंबरिंग कैसे करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा तो आपका एक नंबर आएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 आएगा यहाँ पर, यानी 1 2 एंड 4 यही सबसे छोटा पॉसिबल लोएस्ट लोकेंट का सेट आपके सामने आने वाला है। तो जो आंसर हो गया 1 पर आपके सामने क्लोरो है, 4 पर मिथाइल एंड 2 पर नाइट्रो, 1 क्लोरो है 4 पर मिथाइल 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो है 4 पर मिथाइल 2 नाइट्रो। ठीक है, पहले दोनों में उसने एकदम नंबरिंग सही करी है, लेकिन अब अल्फाबेटिकली हमको लिखना होगा। पहले C आता है, पहले C आता है क्लोरो, फिर M फॉर मिथाइल आएगा, फिर N फॉर नाइट्रो आएगा, आंसर आपका हो जाएगा 2। लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। क्या आपको इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन फ्रेम्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान समझना। जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स। इसके पीछे मेरा एक रीजन था क्वेश्चन फ्रेम करने से पीछे कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक बार थ्योरी भी रिवाइज करा दूं, कि कौन जल्डाल मेथड से एप्लीकेबल है, कौन से एप्लीकेबल नहीं है। तो जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग, नॉट एप्लीकेबल, प्यारे बच्चों सुनना, नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो इन एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग। एग्जाम्पल पायरिडीन, पायरिडीन के अलावा भी हो सकता है और भी हो सकता है, हमारे सामने हो सकता है क्विनोलिन, दिस इज द नेप्थलीन का एक कार्बन हटाओ वहां नाइट्रोजन लगाओ, दिस इज कॉल्ड एज क्विनोलिन। नाइट्रोजन को पड़ोस में खिसका दो, नाइट्रोजन को पड़ोस में खिसका दो तो जो आपके सामने यहां नाइट्रोजन आ चुका है और आपके सामने दिस इज कॉल्ड आइसो क्विनोलिन। बेटा ये आपके जल्डाल मेथड से इसमें नाइट्रोजन का जो है वह एस्टिमेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर जल्डाल मेथड। हम ऐसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ही जल्डाल मेथड से एस्टिमेशन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जो पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट में चेंज हो, अमोनियम सल्फेट में चेंज हो। तो आंसर अगर देखेंगे तो हमारे सामने हो गया both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। yes, मैंने पूरा तो नहीं लिखा लेकिन एक लाइन में आपको समझाने के लिए लिख कर लाया हूं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके पहले किस में जाते हैं? अमोनियम सल्फेट में। अगर अमोनियम सल्फेट नहीं बनता है ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड का हम जल्डाल मेथड से एस्टिमेशन नहीं कर सकते। आफ्टर दैट एक्सेस NaOH के साथ हीट करने पर हमें अमोनिया मिलता है और इस अमोनिया को ही एस्टिमेशन। एक क्वेश्चन और बन गया कि बताओ जल्दाल मेथड में, बहुत ध्यान समझना मैं लिख रहा हूं बेटा, बहुत क्वेश्चन है। मैंने बोला कि जो आपके सामने जल्दाल मेथड है, जो आपके सामने जल्डाल मेथड है इसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन अमोनिया के रूप में करते हैं, लेकिन बेटा जो ड्यूमा मेथड है उसमें एस्टिमेशन हम ड्राई नाइट्रोजन के रूप में करते हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है। हाँ, ये अमोनिया बन गया, अब इस अमोनिया का हम क्या है? बेस है। अब हम क्या नॉन जो है एसिड मिल इक्विवेलेंट लेंगे, H2SO4 से टाइट्रेट करेंगे और जरूरत पड़ी तो NaOH का भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसको
पता लगा लेंगे कि कितना हम उसमें नाइट्रोजन है। ये सारी चीजें की चर्चा के विषय क्लास में हो चुका है एंड प्रीवियस में इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा चुके हैं। आज हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जो आपके सामने आंसर हो गया दैट इज द वन। मैंने कहा अभी भी ध्यान रखना कि जल्डाल मेथड में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड ड्यूमा मेथड में इन द फॉर्म ऑफ ड्राई N2, लेकिन अमोनिया बनने से पहले अमोनियम सल्फेट बनना जरूरी है। तो ऐसे कंपाउंड जो अमोनियम सल्फेट में चेंज होंगे वही जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल हैं। जो अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं हुए वो जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे कंपाउंड जो लिखे हैं, ये चाहे वो नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, एजॉक्सी कंपाउंड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, ये अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होते, इसलिए ये जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्यारा क्वेश्चन है। चलिए साहब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल मैंने हर टेस्ट में कोशिश करा है कि प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बायोमॉलिक्यूल से कम क्वेश्चन जरूर रखूं, उससे पोर्शन को जरूर टच करूं ताकि उस पोर्शन का ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो सके। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं। इस बार हमने क्वेश्चन लिखा है कार्बोहाइड्रेट दिया है और उसके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बात करिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बात करिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने बना के लाया हूं ताकि एक रिवीजन पैटर्न आपके सामने रहे, आप इसको रिवाइज भी कर सको। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में बेटा ये क्या है, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज द बीटा डी फ्रक्टोज। इसका एनोमरिक कार्बन C1 होता है जिस पे एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका एनोमरिक कार्बन C2 होता है जिस पर एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये दोनों में क्या है, वाटर निकल जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। क्योंकि दोनों के ही एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शहीद हो गए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, इसलिए बेटा ये कैसा शुगर है, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलो एक चीज मैं और भी मैं बता दे रहा हूं जो कि मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज से बना हुआ है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो ग्लूकोज है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसका एनोमरिक कार्बन C1 है जिस पर जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो शहीद हो चुका है, लेकिन साहब इसका C4 गया है C1 के साथ, लेकिन इसका C1 अभी बाकी है। ये कैसा ग्रुप है, दिस इज द एनोमेरिक, दिस इज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्यारे बच्चों दिस इज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है। तो अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो एक भी है तो वो रिड्यूसिंग शुगर, ये हमारा है, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर, ये आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान से समझना, इसका रिड्यूसिंग यूनिट तो शहीद हो गया लेकिन इसका रिड्यूसिंग यूनिट अभी बाकी है। आई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी पढ़ लेते हैं, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान सुनना, अल्फा बीटा आपको देखना आता है, अल्फा डी का आता है, देखो ध्यान से समझना, अगर CH2OH छठे नंबर का और ये ट्रांस में है तो अल्फा है, तो ये अल्फा है। अगर बेटा ध्यान समझना, यहां पर छठे नंबर का CH2OH और ये एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दोनों सेम साइड में सिस हैं तो ये बीटा है। ध्यान सुना, छठे नंबर का CH2OH और ये जो OH गया है शहीद हुआ है एनोमरिक वाला, ये ट्रांस है तो ये अल्फा है। ये CH2OH छठे नंबर का और ये एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्रांस है तो ये अल्फा है। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ अगली बात करते हैं तो यह लैक्टोज। लैक्टोज में देखते हैं ये CH2OH ऊपर है एंड एक नंबर का जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इधर है बेटा, यहां से गया है, दोनों सिस पोजीशन पे है तो ये बीटा है। प्यारे बच्चों ये छठे नंबर का CH2OH, छठे नंबर का CH2OH बहुत ध्यान से समझना, और एक नंबर का एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों सेम साइड में है, सिस पोजीशन में है तो ये बीटा है। छठे नंबर का CH2OH और एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर सिस पोजीशन में होते हैं तो वो बीटा होता है, ट्रांस होते हैं तो वो अल्फा होता है। इसका C1 एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शहीद हो गया लेकिन इसका C1 अभी बाकी है, दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपको क्लास में बताया जा चुका है बेटा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा हुआ एनोमेरिक कार्बन। क्या एनोमेरिक कार्बन कैसे पहचानोगे, क्या ये ध्यान सुनना,
क्या ये एनोमरिक कार्बन है? नहीं। क्या ये एनोमरिक कार्बन है? हाँ। कैसे पहचाना? चलो एनोमरिक कार्बन से सीधे ये बताता हूं, क्या ये एनोमरिक कार्बन है? हाँ। ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, दो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड, उसे एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये एनोमेरिक नहीं है, ये कार्बन तो एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान समझना, ये एनोमेरिक है। कैसे पता चला? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे OH था, यहाँ पर OH था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका क्या हो गया है? शहीद हो चुका है। एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होना चाहिए। इस कार्बन को देखो, क्या ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा है? एनोमेरिक कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो शुगर रिड्यूसिंग है। बताओ, क्या ये भी आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है? हाँ साहब, ये भी आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है। तो याद करने का तरीका, माला रिड्यूसिंग है, माला जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, माला इज ए रिड्यूसिंग शुगर, एंड सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग। इतनी मेरी बात क्लियर आ गई आप सभी बच्चों को? चलो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग भी हमने बता दिया। इसमें C1 आप इसे, ये गैलेक्टोज यूनिट है। अच्छा, कैसे पहचानोगे गैलेक्टोज यूनिट है? बिकॉज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। C4 एपीमर 4 नंबर देखना, ये ग्लूकोज का 4 नंबर देखना, यहाँ OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर है, यानी ये गैलेक्टोज को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा बीटा तो हम एनोमेरिक से बता देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन एपीमर C4 एपीमर है तो वो गैलेक्टोज है, C2 एपीमर है तो वो ग्लूकोज का C2 एपीमर इज ए मैनोज, और ग्लूकोज का C4 एपीमर इज ए गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज यूनिट है, और ये आपके सामने क्या है? दिस इज द ग्लूकोज यूनिट, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। एक चीज और याद रख लेना कि जो C1 जाता है एनोमेरिक, जो शहीद होता है वो गैलेक्टोज का होता है, एंड जो आपका ग्लूकोज है उसका C4 जाता है। तो अभी देख रहे हैं, सारे लिंकेज को देख लेंगे, लेकिन साथ में एक चीज और देख लेते हैं। ये आपके सामने एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च एमाइलोज में C1C4 लिंकेज है, जो कि C1C4 अल्फा डी ग्लूकोज का लिंकेज है। लेकिन एमाइलोपेक्टिज में जो चेन बन रही है, चेन C1C4 से बन रहा है, C1C4 से बन रहा है, C1C4 से चेन बन रहा है, लेकिन ब्रांचिंग जो हो रही है वो C1C6 से हो रही है, ये ब्रांचिंग हो रही है। तो इसमें एमाइलोपेक्टिन में C1C4 एंड C1C6 दोनों होते हैं, लेकिन एमाइलोज में केवल C1C4 होते हैं। अल्फा लिंकेज क्यों बोला रे? अल्फा लिंकेज क्यों बोला? क्योंकि CH2S छठे नंबर का, और जो एनोमेरिक यहाँ शहीद हुआ है वो ट्रांस पोजीशन पे है, अल्फा है। अल्फा क्यों बोला बेटा? क्योंकि CH2S छठे नंबर का, और जहां जो शहीद हुआ है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, ये दोनों क्या है? ट्रांस है, तो ये अल्फा लिंक है। ये भी देखना आपको आ गया। आइए, एक रिवीजन भी हो गया। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखें तो हमारा आंसर क्या है? सुक्रोज के लिए अब आप क्या देखोगे बेटा? बताओ। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आया? तो ए का आंसर आपका हो गया S, ए का आंसर हो गया S। माल्टोज की बात करें, माल्टोज की बात करें तो वो किससे बना होता है? माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज के C1C4 से बना होता है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ये आपके सामने हो गया P। लैक्टोज में पहला गैलेक्टोज है, C1 का गैलेक्टोज है, C4 ग्लूकोज है, और कैसा है? बीटा है, बीटा डी, तो आपके सामने बना C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यानी C का क्या हो गया? Q हो गया। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें आपको दिख रहा होगा, दैट इज क्या बच गया? C1C4 एंड C1C6 दोनों होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ये R हो गया। C1C4 है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेन के लिए, एंड C1C6 जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ब्रांच के लिए। बेटा देख लो, इस क्वेश्चन से थ्रू मैंने रिवीजन करने का भी पूरा प्रयास किया है। तो आंसर है SPQR, और देख सकते हैं SPQR आपको आंसर दिख चुका है, तो आंसर आपका हो गया SPQR इज द सेकेंड। ए का S हो गया, बी का P हो गया, C का Q हो गया, और D का R हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है इस चीजों को आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। नाउ प्यारे बच्चों, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फॉर स्पेंटिले। मैंने पूरी कोशिश करी है प्यूरिफिकेशन से भी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से भी, बायोमॉलिक्यूल से भी, ताकि रिवीजन होता रहे, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है आजकल।
तो ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लेई इन सोप इंडस्ट्री बाई, ऐसे कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज या अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचते ही बॉइलिंग पॉइंट पर डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम लोग रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। प्यारे बच्चों, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज द आंसर, या इसी का एक दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसे हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। और अदर एग्जांपल इसका है शुगर केन जूस का कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन जूस। समझ में आया? तो ये आपका है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लेई। जो साबुन उद्योग होता है, सोप इंडस्ट्री होती है, उसमें स्पेंट लेई बनता है, उसमें ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं किससे? रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन से। प्यारे बच्चों समझना, ध्यान समझना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जहां बॉइलिंग पॉइंट में बहुत क्लोज डिफरेंस हो, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में समझ में वहां पर यूज होता है। सिंपल डिस्टिलेशन जो होते हैं, जो लार्ज बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसको सेपरेट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में एक कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल और इमिसिबल विद वाटर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ एनिलीन एंड वाटर, फॉर एग्जांपल आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये सारे एग्जांपल हम प्रीवियस टेस्ट में भी आपसे बात कर चुके हैं, रिवीजन आपको करना है, एग्जांपल के साथ आपको रिवीजन करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है, ये एल्कोहल दिया है, NaIH3PO4 के साथ रिएक्शन कराया है। वाह क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। CH3 CH2 CHOH एंड आपके सामने है CH3। प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन कराई हमने NaINH3PO4। याद रखना, जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर हम H2SO4 नहीं ले सकते क्योंकि NaI माइनस रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहेगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए H2SO4 नहीं लेंगे। इसलिए H3PO4 या एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो 95% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं, जो विथ रिस्पेक्ट टू I माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू NaI या KI रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है NaI AI माइनस और NaI में I माइनस, KI में I माइनस, जो रिएक्शन करके HI बना लेता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी तुलना में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव ना करे, नहीं तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स हो जाएगा और I2 का फॉर्मेशन होता है। यानी NaI जब लेंगे तो H3PO4 लेंगे। याद रखना, क्वेश्चन में आपके साथ खेल खेला जा सकता है। आपके सामने बन गया यहाँ पे CH3 CH2 CH और CH3, यहाँ पे आपके सामने लग गया बेटा I। चलो साहब, उसके बाद Mg ड्राई ईथर लिया है, Mg ड्राई ईथर लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है, बना लेंगे हम लोग भी। CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा MgI। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने से? क्या बेहतरीन तरीका है भैया। इस कार्बन पर अगर देखा जाए, इस कार्बन पर देखा जाए तो अभी कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा बेटा, इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, एंड प्यारे बच्चों, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं D2O से, या इसकी रिएक्शन ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ कराओ जिसके पास एक्टिव या एसिडिक H हो, टिप टिप वर्षा RH, मतलब RH का फॉर्मेशन हो जाता है। मेथड इज कॉल्ड एज Zerevitnoff मेथड। दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक H। और जो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3 और यहां लग जाएगा D। तो अगर आंसर आप देख सकते हो तो आपके सामने आंसर है 1, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज Zerevitnoff मेथड। बेटा ध्यान से समझना, एस्टिमेशन ऑफ लिख रहा हूं यहां पे, एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक H, समझ में आया? इसी बहाने रिवीजन हो गया। तो बेटा इसका आंसर आपके सामने जो बन के आया है, दैट इज द आंसर आपके सामने हो गया है 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया आप लोगों के लिए। हमने कहा एमाइन से भी रिवीजन करा दिया जाए। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट पूछ रहा भैया, अंडरलाइन कर लेना इनकरेक्ट।
तो ये हमारे सामने एमाइड की रिएक्शन एलाइल H4 के साथ करा रहा है। ओके, एलाइल H4 के साथ करा रहा है तो क्या बनेगा भाई, ये कहां से बनता है, एलाइल H4 में तो जो एमाइड होता है उसका COCH2 में बदल जाता है। तो जो हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारे सामने रियल प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा आपके सामने दैट इज CH2NH2। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट गलत है, ये प्रोडक्ट इसका सही है। Br2 प्लस NaOH HBD रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिसेंडिंग प्रोसेस, स्टेप डाउन प्रोसेस, वहां से क्या होता है, ये CO2 हट जाता है, ये CO2 हट जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH2। एकदम बन गया बेटा NH2। लेकिन याद रखना, याद रखना, ये वाला NH2 में जो H2 है ये H2 नहीं है, ये डिफरेंट H है, डिफरेंट H है। ये वाला H नहीं है। जो ट्रिक लगा ले तो CO हटा लो, बाकी चिपका लो। अगर आइसोटोपिक नहीं है तो ही सही है, आइसोटोपिक नहीं है तो ही सही है, नहीं तो वो आपके सामने जो एक्वस NaOH लेते हैं, इस एक्वस NaOH से ये जो ये H ये देता है बेटा, नए H का फॉर्मेशन ये करता है। यहां पर जो आया है H वो यहां से आता है, ये चीज याद रखना। या NaOBr कह के भी आपके सामने वो लिख सकता है। चले साहब, यानी ये एकदम सही है। उसने आइसोटोपिक नहीं दिया है, इसलिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। CO हटा ले, बाकी चिपका ले। एसएन अभी बताया, मेटल प्लस HClO, Fe प्लस HClO, और Fe तो बेस्ट मेथड होता है बिकॉज FeHCl रिएक्शन करके FeCl2 बनाता है, FeCl2 हाइड्रोलाइज करता है, HCl प्रोड्यूस करता है और वो अगेन यूज हो जाता है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द तो बेस्ट मेथड है, बोलो है ना, ये चीजें बता चुके हैं। SNO2NH2 में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी सही है। साइनाइड, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन H2Ni के साथ कराई जाए, चल करा लो बेटा। या सोडियम अमलगम इथेनॉल, दिस इज द मेंडियस रिडक्शन, इसे बोलते हैं NaETOH। अगर ले लें तो इसे बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। या फिर यहां पर ये भी ले सकते हैं, LiAlH4 भी ले सकते हैं। एकदम सही है। ये क्या हो जाएगा, अमाइन प्राइमरी अमाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही है। इसने इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा इनकरेक्ट होगा आंसर 1। तो एक ही क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को रिवाइज कराने की कोशिश करी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, बीच में X उसने अननोन कर रखा है और कहा है इसके बारे में बताओ, बताओ तो मैं जानूं कि आप बता पा रहे हो कि नहीं। हमने कहा क्यों इसमें ऐसा टफ क्वेश्चन क्यों दे रखा है। अरे भाई, Cl2H के साथ रिएक्शन कराया है, उसने कतई नहीं बताया है एक H हटाकर एक Cl लगाओगे, 2H हटाकर 2 Cl लगाओगे, या तीनों H हटाकर 3 Cl लगाओगे। एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसने 2Cl2H लिख दिया था, नीट में ही आया हुआ था, 2Cl2H लिख दिया था, तो हमें पता था कि 2H हटाकर 2 Cl लगाने हैं। लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं दिया है, तो सर यहां कैसे पता करेंगे। प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने प्यारे बच्चों, हम यहां पर तीनों की बात कर लेते हैं। अगर आपने यहां पर आपके सामने ये CH2Cl एक ये बना दिया, दूसरा आपने यहां पे बना दिया CHCl एंड Cl ये बना दिया, और एक तीसरा आपने बना दिया दैट इज Cl एंड Cl। तीनों की पॉसिबिलिटी है। Cl2 को उसने बता नहीं रखा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे प्यारे बच्चों, Cl हटा ले, OH लगा दे, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH2OH, और ये आपके सामने बन गया दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। नहीं साहब, बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी हमारा आंसर नंबर 3 तो कट हो चुका है। अच्छा चलो साहब, इसकी करते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसकी किया हाइड्रोलाइसिस तो क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। यहां पर CH, यहां पे आया OH, यहां पे है OH, और ध्यान सुनना, जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है, यहां से वाटर निकल गया, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, एक ही कार्बन पर 2 H होंगे तो वाटर निकल जाएगा, एंड CH डबल बॉन्ड O, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। एकदम सही है भाई, एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेंजल्डिहाइड ही तो हमको बनाना है। दिस इज द बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड बन गया, यानी ये हमारा, यही हमारा आंसर बनने वाला है। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, ये देखो आंसर इज द 4। सर फिर तीसरा भी थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। चलो साहब, हमने इसकी भी क्या कर दी, हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट बता रहा हूं, ट्रिक से बता रहा हूं, तो आपने क्या कर दिया बेटा, ध्यान समझना। आपने यहां पर C, यहां पर क्या है OH, यहां पे क्या है OH, यहां पे क्या है OH, जल है कि मानता नहीं,
निकल जाता है और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। एक ही कार्बन पर मिनिमम 2 H होते हैं, पानी निकाल दिया, जनरली पानी निकाल दो, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। मैंने इसलिए पूरा का पूरा लिखा कि आज आपको बात याद होना चाहिए कि अगर CH2Cl है तो बेंजाइल अल्कोहल के बारे में सोचोगे, CHCl2 है तो बेंजल्डिहाइड के बारे में सोचोगे, एंड CCl3 है तो बेंजोइक एसिड के बारे में सोचोगे। अगर बेंजीन पर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो हमारे सामने ये भी आंसर नहीं हुआ और इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा हो गया बेटा, दैट इज द 4 आंसर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चीजों को समझना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जेईई मेंस का आया हुआ बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो इस क्वेश्चन ने मेरा दिल जीत लिया था, क्योंकि एक पंथ दो काज वाले क्वेश्चन हो गए। उसने कहा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ए बी एंड सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। उसने कहा ए बी और सी जो मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहले उन प्रोडक्ट को बनाइए और फिर आइए हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा भी कर लीजिए। चलो साहब, ये क्या है? दिस इज द बेंजोइल पर ऑक्साइड, और बेंजोइल पर ऑक्साइड है FrAr, ये हो गया FrAr। कैसे प्रोडक्ट बनेगा? HBr पर ऑक्साइड, एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं बेटा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। आप तुम चूंकि एग्जाम कितने करीब आ चुके हो कि अब मुझे लगता है कि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो। यहां पर क्या लग जाएगा? दिस इज द Br। HBr, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहां पर जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ये आपके सामने Br। ये आपके सामने 1 डिग्री Rx बन चुका है, ये आपके सामने 3 डिग्री Rx बन चुका है। एंड HBr, ये भी रिएक्शन आपका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HBr के साथ। एंड यहां जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा दैट इज यहां पर Br, ये आपके सामने 2 डिग्री Rx बन चुका है। ये हमारे इसके मेजर प्रोडक्ट बन गए A, B और C। लेकिन उसने ये थोड़ी ना पूछा है, उसने ये पूछा नहीं साहब जो प्रोडक्ट बन गया है अब हमको बॉइलिंग पॉइंट में बात करो। आइसोमेरिक है, ये सारे आइसोमेरिक हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन वाले आइसोमेरिक हैं। अगर आइसोमेरिक कंपाउंड है तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांचिंग बढ़ने से यानी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ब्रांचिंग, क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस्ड होती है, ठीक है ना। इफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम, बहुत ध्यान से समझना बेटा, आइसोमेरिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगी, स्फेरिकल होता जाएगा, और फिर क्या है? सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया कम होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अपने आप बता दो क्या आपके सामने आंसर बन चुका है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये नॉर्मल वाला, दैट इज ए वाला। उसके बाद क्या होगा? दैट इज सी वाला, और सबसे पीछे कौन सा होगा? दैट इज बी वाला। तो आंसर है ACB। हाँ, दो क्या है बेटा? यस, ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी। आंसर हमारा थर्ड है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, रियली मजा आया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। Which of the following is a non-essential amino acid? ना कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, ना कोई क्वेश्चन छोटा होता है, ना कोई क्वेश्चन किसी और प्रकार का होता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। गलत होगा तो नंबर चला जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। हर क्वेश्चन पर हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पे देख लो बेटा, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, आपको वैसे पता होगा बहुत आसानी से, फिर भी मैं आपके लिए बना कर लेके आया हूं बेटा। इधर इसेंशियल अमाइनो एसिड, दिस इज द नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका क्या है? टीटी हाल में VIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड, और आपके सामने A3 G3 सिटी में आया हुआ है SP 3 3 6 2 8 है 2 10 आपके सामने है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। पूछा जाए इसेंशियल कितने? 10, पूछा जाए नॉन इसेंशियल कितने? 10। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं वो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है। मान लो कहीं पे भी पूछ लें सेमी इसेंशियल का नाम बताओ, वैसे है ये इसेंशियल, लेकिन अगर अलग करना चाहे सेमी इसेंशियल तो आप बोल सकते हो, लेकिन इसेंशियल टोटल कितने हैं? 10। लेकिन उसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें से Which of the following is non-essential? बेटा वैलिन, मिथ्योनिन एंड लाइसिन, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पे देखिए, दिस इज द वैलिन, दिस इज द मिथ्योनिन एंड दिस इज द लाइसिन। ये इसेंशियल हैं
एलेनिन कैसा है, नॉन इसेंशियल है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा एलेनिन। मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं, नीट में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जेई मेंस में मोर देन 1 टाइम्स आ चुका है। मैंने बायोमॉलिक्यूल का 1 शॉट लिया है, पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट का लिया था, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा कि नहीं सर प्रोटीन अमाइनो एसिड का भी कर लो। मैंने प्रोटीन अमाइनो एसिड में भी 1 शॉट ले लिया है, एंजाइम हार्मोन्स का 1 शॉट ले लिया है, आपको मिल जाएगा बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 करके। लेकिन प्यारे बच्चों उसमें जाकर जरूर देखना, मैंने इनको याद करने का तरीका भी थोड़ा सा बताया है कैसे याद करें। वन वर्ड लेटर से भी क्वेश्चन, सबके आगे जो लिखा है इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आए हैं जेई मेंस में आए हैं यार। वो जेई मेंस पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड का है, वो कह रहा नहीं मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? अगर उसके मन में आ गया क्वेश्चन बनाना है तो बनाएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने अलग से लिखा है, एनसीईआरटी ने कोट करके लिखा है, दिमाग अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग गया वो अच्छे क्वेश्चन यहां बना सकता है। तो आपके सामने जो आंसर है दैट इज द वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, एक बार रिवीजन करने की कोशिश कराई गई है आपके लिए कि फिनॉल के रिएक्शंस, मैंने कहा फिनॉल को रिवाइज करा देते हैं। फिनॉल से बनाना है सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल से बनाना है बेंजीन, फिनॉल से बनाना है पैराबेंजोक्विनोन एंड फिनॉल से बनाना है पैराब्रोमोफिनॉल। इनमें से कौन से रिएजेंट को लोगे? बताओ बताओ, याद करो। फिनॉल से बनाना है फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। सर मुझे याद आ गया, मैंने कहा क्या सर? आरटीआर। मैंने कहा आरटीआर क्या होता है सर? राइमर टाइमर रिएक्शन। तो क्या हो गया सर? बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। अच्छा बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? डीसीसी। अरे डीसीसी का फुल फॉर्म तो बताओ सर? डाइक्लोरोकार्बन। क्या गजब की तैयारी है आप सभी को, मजा आ गया, दिल जीत लिया आपने। तो यहां सुनना, ए का जो आंसर होगा CH3+NaOH+, यानी ए को आपने मिला दिया 4 के साथ। मैंने कहा बताओ फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे? बच्चा कहता है सर अब आप रुक जाओ, अब आपने हमें तैयार कर दिया है, आपने मुझे योद्धा बना दिया है, अब हम जवाब देंगे जिससे आपका सम्मान बढ़े। मैंने कहा कैसे उड़ाओगे? कह रहा फिनॉलिक OH को उड़ाना है, फिनॉलिक OH को उड़ाना है तो जिंक को बुलाना है। अच्छा हमने कहा ऑप्शन है क्या? यस सर, बी का 3rd है। क्या बात है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा क्या ख्याल है आपका? बताओ क्या पैराबेंजोक्विनोन, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाँ सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने कहा क्या लेके आओगे? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आएंगे। कहां पर है? अरे सर देखो ना, Na2Cr2O7 H2CrO4 है, या फिर यहां पर लिख सकता है वो H2CrO4 क्रोमिक एसिड भी लिख सकता है। हमने कहा वाह यार दिल जीत रहे हो आज, क्या बात है। और सी का आंसर आपने कर दिया 2। हमने कहा 4th बच गया है। अब तो मैं आपको कंफ्यूज कर लूंगा, जानबूझकर मैंने एक ऑप्शन बढ़ा दिया। अब बताओ तो मैं जानू Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड की बात करोगे या Br2 वाटर की बात करोगे? बच्चा मुस्कुराता है, मंद मंद मुस्कुराहट से कहता है हे सर आपको प्रणाम, रियली में आपने पढ़ाया है, आप सबने ऐसा पढ़ाया है कि इसमें हमारे पास कंफ्यूजन के दूसरे द्वार नहीं खुल रहे हैं। सर हमें पता है Br2 इन लेस पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाए, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा आ जाए तो ध्यान सुनना उसका लेस हेलोजिनेशन कराएंगे एंड आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा। लेकिन सर अगर ब्रोमीन वाटर लेंगे तो फिनॉल एंड वाटर में, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एसिड बेस रिएक्शन से फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, मोर एक्टिवेटेड रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है एंड वहां मोर हेलोजिनेशन होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। सर हमें मोनो बनाना है इसलिए कार्बन डाइसल्फाइड लेना होगा, तो डी का आंसर होगा 1। मैंने कहा मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं, बहुत सही आप लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो 4 3 2 1 आपका आंसर हो गया 4 3 2 1। आंसर इज द 1, आंसर इज द 1। मैंने संवाद खुद स्थापित किया बच्चा बन के, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यस ये तरंगे यही कह रही होंगी कि सर अब मुझे ये आता है। आपके सामने पूरा रिवीजन हो गया है। राइमर टाइमर रिएक्शन जानबूझकर मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि एक बार वापस से आप इस इंटरमीडिएट के बारे में देख लीजिए। और यहां पर जो आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल है वो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फॉर्माइल ग्रुप लग गया एंड ये सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। फिनॉलिक OH को उड़ाना है तो जिंक को बुलाना है। Na2Cr2O7 ले लो, H2CrO4 ले लो, K2Cr2O7 H2CrO4 ले लो। अगर आपके साथ K2Cr2O7 H2SO4 या H2CrO4 ले लो, बेटा ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, बनाते यही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर रिंग एक्टिवेटेड है, प्लस एम वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है बेंजोक्विनोन। और अगर तुमने फिनॉल की बोतल खुली रख दी, धीरे 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 वो एयर के साथ खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है बेंजोक्विनोन। एक क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज कॉन्जुगेटेड
दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। बेटा एक चीज ध्यान समझना, मेरा मकसद अगर केवल पेपर का डिस्कशन करना होता ना तो 15 क्वेश्चन को लेस देन 20 मिनट में डिस्कस करके चला गया होता। बेटा इसका आंसर है, इसका आंसर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो आप इसको वन शॉट की तरह देखिएगा। हम उससे रिलेटेड जितनी भी बाउंड्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर भी चर्चा आपसे कर रहे हैं विथ एनसीईआरटी पेज नंबर के साथ। ये Br2 इन CH2 के साथ आपके साथ मोनोब्रोमोफिनॉल बनेगा, मेजर इज द पैरा। लेकिन अगर आपने लिया ब्रोमीन वाटर तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। बेटा याद कर लो, रिवीजन कर लो इसको, हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन नीट में आ जाए। तो आपका जो आंसर बन चुका है, दिस इज द आंसर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी भी कॉर्नर को छोड़ने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसने ऐड कर रखा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन है और मैं जल्दी ही प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वन शॉट लेकर आ रहा हूं। चीजें और भी अच्छे से आपके सामने होगी, नोटिफाई आपको वाया टेलीग्राम चैनल कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है एंड रिएजेंट दे रखा है। कह रहा है बताइए। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सर यहां भी लिखा हुआ है, सर एक्वस कॉपर सल्फेट यहां भी लिखा हुआ है। बेटा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना था और ऑप्शन तो ऐसे दिए थे कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। एक्वस कॉपर सल्फेट दोनों में दे रखा है, डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। यहां सोडियम सिट्रेट है और यहां एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे हम रोचेल सॉल्ट बोलते हैं। अगर एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोचेल सॉल्ट है तो यह है हमारा फेलिंग सोल्यूशन, यानी बी का आंसर हो गया आपके सामने पी। और अगर सोडियम सिट्रेट है, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा नहीं करी है, लेकिन देखो बेटा लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पेज नंबर 93 बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और सिप्स रिएजेंट के बारे में बेहतरीन बातें उसने करी है। क्वेश्चन वहां से भी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो सोडियम सिट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट भी लिख देता है, कभी बुक में कभी नहीं लिखता है। दैट इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया आर, ये हो गया आर। और ये जो हमारे सामने लिया है सोडियम सिट्रेट या रोचेल सॉल्ट लिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिएक्शन होता है, वो स्टेबिलिटी इशू होता है। एंड बेनेडिक्ट इज ए, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड इट इज मोर स्टेबल देन एफएस, मोर स्टेबल देन एफएस। क्लास में पूरी डिस्कस करी गई है इस पे कि क्या स्टेबिलिटी का रेशियो एस्पेक्ट्स है, क्यों इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूज किया जाता है, सारी चीजें यहां पर हम उतना डिस्कस नहीं कर सकते। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड डाई, जिसे अपन बोलते हैं मेजेंटा डाई। बहुत ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेजेंटा डाई, जो पिंक कलर का होता है, जो पिंक नहीं साहब वो सिप्स रिएजेंट नहीं होता, वो डाई सिप्स रिएजेंट नहीं होता। हाँ, उसमें जब हम SO2 गैस पास कर देते हैं या Na2SO3 सोडियम सल्फाइड पास कर देते हैं प्यारे बच्चों, और Na2SO3 या कुछ बुक्स लिखती हैं NaHSO3, तो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिप्स रिएजेंट। और जब उसमें एल्डिहाइड पास करते हैं तो पिंक कलर रीअपियर हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। उसे हम फटसिन एल्डिहाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मेजेंटा डाई का दूसरा नाम क्या है, फटसिन। बहुत प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यानी सी को हमने सिप्स रिएजेंट की बात करी, ना सिप्स बेस अलग बात, सिप्स रिएजेंट अलग बात। प्यारे बच्चों अगर हमने एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, बहुत ध्यान समझना, अगर हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराई, प्राइमरी अमाइन के साथ कराई। मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूं आपके सामने। इन एसिडिक मीडियम pH 4 to 6, बेस्ट pH 4.5 एंड मैकेनिज्म इज NaER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जल है कि मानता नहीं, निकल जाएगा। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये जो कंपाउंड आपके सामने बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं सिप्स बेस। दिस इज कॉल्ड एज सिप्स बेस। बहुत ध्यान से समझना बेटा, सिप्स रिएजेंट अलग बात है, सिप्स बेस अलग बात है। यहाँ पे है आपके सिप्स रिएजेंट एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो बेहतरीन तरीके से देखते ही तुमने डी को क्यू से
फिट कर दिया होगा, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट दैट इज AgNO3 प्लस NH4OH को जब मिलाया जाता है तो देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस OH, और यही क्या है, यही क्या है हमारा, क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। या फिर Ag2O भी लिख दे अगर आपके सामने, बहुत ध्यान समझना, Ag2O भी लिख दे, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, या फिर आपके सामने Ag2O भी दे दे, हम उसको भी इसी तरीके से लेकर आगे चलेंगे। तो आंसर आपके सामने बन रहा है RPSQ, RPSQ। बताओ ए का R, RPSQ, आंसर हमारा हो गया 1, हमारा आंसर हो गया 1। बताइए प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आपने डिस्कशन को देखा, पूरा का पूरा डिस्कशन को देखा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसको पूरे अच्छी तरह से इंजॉय किया होगा। एंड प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अभी भी इतना समय है कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। 6 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है, और दिमाग को रिलैक्स करके रिवीजन करो। जो समय बचा है उसको पॉजिटिव वे में सोचो, हम कतई भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। हम जो समय आया है, उस जो समय बचा है, उस समय को अपने एग्जाम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए हर एक कदम को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ जाना है। हिम्मत ना हार, तुझे बहुत आगे जाना है, और जिसने कहा था तुझसे कुछ नहीं होगा उसे भी कर दिखाना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको, ये हमारा मेजर का लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद मेरा डिस्कशन नहीं होगा। तो मेरी तरफ से अजीत चंद द्विवेदी, मैं एसिड सर की तरफ से, और साथ में इस पूरे अन अकेडमी फैमिली की तरफ से, सारे एजुकेटर की तरफ से, पूरे अन अकेडमी कम्युनिटी की तरफ से, हम आप सभी को बोलते हैं विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोचकर ही आगे बढ़ना है, रिवीजन करते जाना है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। लेट्स क्रैक इट।